हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि मैं भी रोज़ आपको न्यू न्यू वीडियो देता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं, तो आप भी इसी तरीके से अपना पढ़ाई का खुद ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस स्थानीय शासन को, चैप्टर 8 को। तो हम देखते हैं कि क्या है स्थानीय शासन और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी के स्थानीय शासन पर अपने विचारों का उल्लेख कीजिए। तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न क्वेश्चंस के माध्यम से ही, प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही पूरा चैप्टर समझाया था, इस बार भी मैं कुछ यूं करने वाला हूं। तो देखो क्या था कि महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हुआ था या उससे पहले, महात्मा गांधी का मानना था कि देश में लोकतंत्र को तो अपनाना ही है, बट लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें स्थानीय शासन को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय शासन से क्या होगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकेंगे और एक साथ मिलकर निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है देश में काम करने की, उसमें भी भागीदारी कर पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि लोग क्या करें, बढ़ चढ़ कर भाग लें। ठीक है, जो शासन है वो सभी लोगों के हाथों में, ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में, ना कुछ चुटकी भर जो लोग हैं वो शासन को ना चलाएं, बल्कि जो शासन है वो ग्रामीण स्तर पर हर एक नागरिक के पास होना चाहिए जो उसमें भाग ले सकें। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या करा था गांधी के, देखो हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि क्या विचार थे। तो महात्मा गांधी आर्थिक राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि सत्ता का केंद्रीकृत ना हो, सत्ता किसी एक हाथ में, राज्य और केंद्र सरकार के हाथ में ना जाए, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण हो, शक्तियाँ समाज के हर एक समूह, हर एक वर्ग के हाथ में जानी चाहिए। और वह विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे, विकेंद्रीकरण के माध्यम से, शक्तियों को बंटवारे के माध्यम से ग्राम पंचायत को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते थे। और वह विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि लोग क्या करें, जो विकास के कार्य हैं उसमें भाग लें, किसके माध्यम से, स्थानीय शासन के माध्यम से। जब स्थानीय शासन होगा तो सरकार है जो अपनी नीतियों को लागू करेगी, जो वो काम करेगी, उसमें स्थानीय जो नेता होंगे या जो प्रधान होगा और जो वहाँ के लोग होंगे वो सीधे तौर पर उनसे जुड़ जाएंगे। तो महात्मा गांधी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, खुद के ऊपर स्वयंसेवी बनाना चाहते थे और अपने मामले स्वयं निपटाने के योग्य बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि गांव इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि उनको ये बड़ी बड़ी जो सरकारें होती है, केंद्र और राज्य, इन पर निर्भर ना रहना पड़े, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लें। तो इस प्रकार गांधी जी ग्राम पंचायत के बहुत ज़्यादा समर्थक करने वाले, पैरोकार करने वाले नेता थे। अब यहीं पे मैं आपको नेहरू जी का और इनका अंबेडकर जी का बताता हूँ। अंबेडकर जी क्या थे, वो स्थानीय शासन को मानते तो सही थे। वो कहते थे कि स्थानीय जो शासन है वो है तो ठीक, आपका सोचने का तरीका बहुत सही है, बट आप जिस क्षेत्र में, जहाँ जिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप इसको लागू करना चाहते हो, वहाँ के लोगों को देखा है आपने। वहाँ के लोग जातिवाद में, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। वो लोग जातिवाद और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। वो लोकतंत्र और शासन का मतलब ही नहीं जानते। वो जातिवाद में लड़ते रहते हैं, छुआछूत ये सब करते रहते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय शासन है इन लोगों के बीच में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये हमारे ख्याल से, उनके ख्याल से, मतलब वो अम्बेडकर कहते थे कि ये एक बेवकूफ़ी है। आपका कॉन्सेप्ट सही है कि आप चाहते कि ग्राम पंचायत स्थापित हो, बट आप जहाँ पर ये स्थापित करना चाहते हैं वो जगह और जो लोग हैं वो इस लायक नहीं हैं। तो ऐसा वो कहते थे। ठीक है, यहीं पे जो अम्बेडकर थे, वो सॉरी नेहरू थे, नेहरू का ये व्यू था कि भाई स्थानीय शासन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या हो सकते हैं, खतरा हो सकता है कई बार। क्योंकि जो स्थानीय शासन है वो क्या कर सकते हैं, सरकार में भागीदारी करेंगे, अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे, उनके पास शक्ति चली जाएगी तो वो मांगे करेंगे, है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर दबाव डालेंगे। तो नेहरू ऐसा सोचते थे। बट अम्बेडकर क्या थे, वो कहते थे कि स्थानीय शासन इसलिए लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग जाति में फंसे हुए हैं, धर्म, जाति, अंधविश्वास, छुआछूत ऐसी प्रथाओं में फंसे रहते हैं। तो ये स्थानीय शासन और इनको क्या मतलब समझेंगे, लोकतंत्र का इनको अर्थ नहीं पता है, तो ये लोग क्या स्थानीय शासन को चला पाएंगे। तो वो ऐसा सोचते थे।
तो ये उनका कहना था, और सच में ये सच्चाई है। अभी भी आप देखो तो गांव में जब प्रधान का, मुखिया का चुनाव होता है तो उसमें कितना जातिवाद होता है। एक प्रधान अगर किसी बड़ी जाति का, जिस एक जाति के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो वो एक मुखिया होता है जिस जाति से होता है, उसी जाति के लोगों को लामबंद करता है, अपने अपनी ओर खींचता है कि आप हम सबको, हम ही को वोट दो, हमारी जाति के लोग हमको वोट देंगे। तो इस तरीके से अभी भी गांव में ये जातिवाद होता है। स्थानीय शासन में जो प्रधान चुना जाता है, जो जिस जाति के लोग अधिक हैं वो अपना प्रधान चुन लेते हैं। तो ये चीज़ वो पहले ही अम्बेडकर ऐसा कह चुके थे, तो इसलिए अम्बेडकर इसको गलत मानते थे। स्थानीय शासन की जो धारणा है, जो अवधारणा है, वो तो ठीक है, बट इसको लागू करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं और धर्म और जाति में फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि राज्य वित्त आयोग पर टिप्पणी लिखिए। वैसे तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था उतना बहुत 73वें संशोधन के तहत, बट इसमें भी देख लेते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात मतलब बाद में राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। जो राज्य क्या करेगा कि 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग बनाएगा, और ये आयोग क्या करेगा, राज्य की स्थानीय जो संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जांच करेगा कि भाई उनको कितना पैसा देना है, कितना और काम में लगना है, कितना खर्च किया है। जो स्थानीय संस्थाएं, ग्राम पंचायत, जिला स्तर की, उनकी देखभाल करेगा आर्थिक स्थिति की, कि वहाँ पर जो पैसे से संबंधित क्या प्रावधान हो रखे हैं। और यह प्रदेश और स्थानीय संस्थाओं के बीच, शहरी और तथा ग्रामीण संस्थाओं के बीच राजस्व के विभाजन को पुनर्वलोकन करेगा। ये भी देखेगा कि जो राज्य है वो कितना राजस्व ले रहा है, कि जो राज्य है उसके पास कितना टैक्स आ रहा है, और जो शहरी इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर जो संस्थाएं हैं शासन की, उनके बीच में जो कर है, जो टैक्स है, वो किस तरीके से बांटा जाएगा, इसका वो क्या करेगा, पुनर्वलोकन करेगा, परीक्षण करेगा, ताकि बिना किसी भेदभाव के बंटवारा हो सके, राजनीतिक मसला ना बने। कि वो इन सभी चीज़ों को देखा कि भाई राज्य कितना टैक्स ले रहा है, शहरी इलाके में कितना आ रहा है, ग्रामीण इलाकों में क्या आ रहा है, खर्च कितना कर रहे हैं, ठीक है। इन सब की ये क्या करेगा, देखभाल करेगा, किसको कितनी ज़रूरत है, ताकि इनके बीच में कोई भेदभाव ना हो सके, भेदभावपूर्ण तरीके से बंटवारा ना हो गलत तरीके से, और इसमें कोई राजनीतिक मसला भी ना बन सके। तो ये चीज़ राज्य चुनाव आयुक्त का उल्लेख करें। अब राज्य चुनाव आयुक्त क्या करता है, भारत के चुनाव आयुक्त की तरह एक स्वैत अधिकारी है। वो भारत के चुनाव आयुक्त की तरह ही एक स्वतंत्र आज़ाद अधिकारी होता है, और बल्कि उसका भारत के चुनाव आयुक्त से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती है, और ये कार्य पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाना है। इसका जो कार्य होता है वो सिर्फ पंचायती व्यवस्था के चुनाव करवाना होता है, और राज्य के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। तो ये जब क्वेश्चन आए तो आप इसी को लिखना, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं 74वें संशोधन पे। तो 74वें संशोधन की आपको 4 विशेषताएं पूछ लेंगे कि बताइए कि 74वें संशोधन में क्या है। तो देखो 74वें संशोधन में स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय, ये क्या था, पहले तो ये लिखना है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 74वां संशोधन क्या था, शहरी क्षेत्रों के लिए था, शहरी इलाकों के लिए था, ठीक है। और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की रखी थी, कहाँ पर, शहरों में, इलाके जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे। तो पहले क्या होगा, नगर निगम होगा, फिर नगर पालिका होगा, फिर नगर पंचायत का व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से ये 3 स्तर की क्या होंगी, स्थानीय शासन की जो पंचायती व्यवस्था होगी वो स्थापित की जाएगी, राज्य व्यवस्था। और जो 74वां संशोधन था, वो 73वें का संशोधन का दोहराव था। मतलब वो 74वां संशोधन भी 73वें संशोधन की तहत ही था। जो प्रावधान 73वें संशोधन में थे वही इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसमें भी संरचना वही थी, वही रचना थी। जैसे यहाँ पर 3 स्तर, तो उसमें भी 73वें संशोधन में भी क्या है, जिला स्तर, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से ये क्या था, दोहराव मात्र था। तो एक ये विशेषता आप लिख सकते हो। और यहाँ पर तुम देख सकते हो 74वें संशोधन के तमाम प्रावधान, जैसे 73वें संशोधन, यहाँ पे 73वें संशोधन के जैसे प्रावधान थे ना, प्रत्यक्ष चुनाव करवाना, आरक्षण, 29 विषय का हस्तांतरण, और राज्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग, ये भी 74 संशोधन, ये चीज़ें भी शामिल थी। 73वें वाली, यहाँ पे 73वां लिखना है, ठीक है। 73वें वाली ही चीज़ें क्या थी, इसमें 74 में भी शामिल थी। तो ये चीज़ें क्या थी, नगर पालिका पर लागू होती थी। जो वहाँ पर जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत में, जो ग्राम पंचायत में लागू होती थी, वही जो सेम चीज़ें इसमें भी क्या होती हैं, लागू होती हैं। और शहरी या स्थानीय शासन में कौन से इलाके शामिल किए जाएंगे, यह भी 74वें संशोधन में इससे संबंधित मापदंड बताए गए कि भाई शहरी या स्थानीय शासन में कौन से इलाके शामिल किए जाएंगे, किस इलाकों को हम शहरी इलाका कहेंगे। तो ये भी 74वें संशोधन में इसके भी मापदंड थे, जैसे कि 5000 लोग वहाँ पर बास करते हो, 75% जो लोग हों वो गैर कृषि कार्य में हो, 4
100 प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए, व्यक्ति का वास होना चाहिए। तो ऐसा जो भी इलाका होगा, ये मापदंड है, ऐसा जो भी इलाका होगा वो क्या कहलाएगा, शहरी इलाका कहलाएगा। ठीक है, मापदंड होता है नापना किसी चीज़ को, उसके बारे में मापना कि भाई ये चीज़ किस तरीके से होगी, वो होता है मापदंड। अब आते हैं हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 6 नंबर में। तो देखो हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता इसलिए है, पहले तो ये क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। तो देखो स्थानीय शासन का अर्थ है कि किसी गांव, नगर, शहर, बस्ती जैसे स्थानों का वहाँ के निवासियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को प्रबंधन तथा प्रशासन किया जाना। मतलब जो अपना प्रबंधन है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी समस्याएं हैं, कैसे सुलझाना है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, शासन, स्थानीय शासन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये बैकग्राउंड देना है क्वेश्चन में आंसर का, क्वेश्चन का आंसर का, और फिर दूसरा जो पॉइंट लिखना है कि भाई निम्नलिखित इसकी स्थानीय शासन की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला कि ये वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करता है, कि स्थानीय शासन से क्या होता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है, और स्थानीय शासन का होना आवश्यक है। इनसे स्थानीय शासन से जनता को प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, और जिससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। कि स्थानीय शासन से लोग क्या करते हैं, सक्रिय तौर पर, सीधे तौर पर लोकतंत्र से जुड़ जाते हैं, वोट प्रक्रिया, राजनीति में भाग लेते हैं। दूसरा, कार्यकुशलता। स्थानीय शासन में स्थानीय कर्मचारी को प्रशासन को चलाने की काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो स्थानीय शासन होता है ना, उसमें जो स्थानीय कर्मचारी होती है ना, उनको ये शक्ति दी जाती है कि वहाँ पर वो समस्याओं का सुलझाएं, समाधान ढूंढें, तो उनको काफ़ी स्वतंत्रता दी जाती है, जिस कारण उन्हें अपनी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता और कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है कि तीसरा लचीलापन तथा कथित सहिष्णुता। अब अच्छे शासन में लचीलापन, सहिष्णुता पाई जाती है, और स्थानीय शासन लचीला और सहिष्णुता का प्रोत्साहन देता है। इसमें लचीलापन होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, कोई कठोर नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। सहिष्णुता का मतलब होता है एक दूसरे की बात को सुनना, कि कोई कुछ कह रहा है तो उसकी भी बात को सुनना और अपनी बात को भी तवज्जो देना। तो इसका भी क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है स्थानीय शासन में। और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर चुनाव में खड़ा हो सकता है, किसी के खिलाफ प्रचार कर सकता है ना, ये सारा चीज़ें वहाँ पर काफ़ी अच्छे से चलती है। चौथा, प्रशासनिक परीक्षण असंभव हो सकते हैं। जो प्रशासनिक, जैसे प्रशासन से संबंधित जैसे कोई योजना लागू करनी है तो उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो स्थानीय शासन का जो मुखिया होगा वो वहाँ के गांव की जानकारी दे सकता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। तो इससे क्या होता है कि कम व्यय में, कम खर्चे में क्या हो सकता है, हम परीक्षण कर सकते हैं, किसी चीज़ की जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। पाँचवा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हम इससे क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जो सत्ता है, जो शक्तियाँ हैं, वो किसी एक के हाथ में ना रहकर स्थानीय स्तर तक लोगों के बीच में हस्तांतरित हो जाती हैं, उन तक पहुंचती हैं। तो इससे क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें छठवा, तो छठवा लाल फीताशाही का अवैध, मतलब जो प्रशासन में होता है ना, अफसर वगैरह, उनकी कमी हो जाती है। क्योंकि स्थानीय शासन में अब सीधे क्या होते हैं, जो स्थानीय शासन में जो लोगों के मुखिया होते हैं, जो लोगों के चुना गया प्रतिनिधि होता है, वो क्या करता है, सिर्फ जो निर्णय निर्माण होता है, कोई भी समस्या का हल होता है, तो उन मुखिया या प्रधान के द्वारा किया जाता है। बल्कि जो अफसर, वो पहले क्या करते थे, अफसर करते थे। तो यहाँ पर ये अफसर क्या करते थे, लोग यहाँ इनसे डरते थे, है ना, पुलिसकर्मी इन सब से, तो वो इनके पास नहीं जा पाते थे। प्रधान क्या होता है, प्रधान के पास वो आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको, मुखिया को, प्रधान को चुना है। और प्रधान को भी इस चीज़ का लालच है कि वो उसको अगली बार भी चुनाव जीतना है, तो वो उनकी समस्याओं को अच्छे से सॉल्व करता है, समाधान ढूंढता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस एक ये भी फायदा है, आवश्यकता है कि लाल फीताशाही का अभाव हुआ है। और सातवां, स्थानीय समस्याओं का ठीक हल। स्थानीय समस्याओं का उचित हल मिल जाता है, केंद्र व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। अब जैसे केंद्र, कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार थोड़ा ना जाके पूछ सकती है ग्राम पंचायत से, ना ही कोई व्यक्ति, ना कोई एक पर्सन केंद्र सरकार या मोदी जी के या केजरीवाल के पास जाके कह सकता है कि सर हमारी समस्या को हल करो। ये स्थानीय शासन के द्वारा ही क्या होता है, समस्या का सही हल मिल पाता है और सही समाधान होता है। ठीक है, और परंतु शक्ति के विकेंद्रीकरण में जैसे ही समस्या बड़ी बड़ी होती है, वैसे ही स्थानीय अधिकारी उसको हल करने के लिए निर्णय लेते हैं। अब क्या होता है, जैसी समस्या कोई होती है तो तुरंत वो क्या करते हैं, चुनाव के कारण, या कह सकते हैं चुनाव में लाभ लेने के लिए, वोट के लिए, वो तुरंत समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये था आपका 8वां चैप्टर। और इसमें एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है कि भाई जो क्रियान्वयन था 73वां और 74वां संशोधन का जो लागू हुआ, जब से उसमें क्या बदलाव आया है,
किस प्रकार लोगों ने भागीदारी ली है। तो ये एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इसको आप अगर समझ नहीं आया हो तो इसको रिपीट भी मतलब अगेन वीडियो देख सकते हो और दोबारा समझ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा था और क्या ख़राब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।